हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और देखिए, हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज़। उसी की कड़ी में ये अगला वीडियो है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अब तक काफ़ी प्रिपेयर कर लिया होगा। दोस्तों, बहुत कम समय अब आपके एग्ज़ाम में बचे, तो यही है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। कोई भी कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग में मत रखिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन आप अपना तैयार करते रहिए। उसी कड़ी में हम आपकी हेल्प के लिए कुछ वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उनको हम देख रहे हैं। तो उसी से संबंधित कुछ हम थ्योरी भी डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, और इस तरह के कुछ हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और इनके कुछ वीडियोस हमने यहाँ डाले। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के भी कुछ वीडियो डाले। तो आप वो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हमने हर आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर अपने चैनल पर अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जो आपको कैटेगराइज करती हैं किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप उन्हें जाकर आसानी से देख सकते हैं। इससे आपको एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों थियोरी भी इम्पॉर्टेंट है और आपका क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थियोरी से ही आपका क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन द होम आर कनेक्टेड। देखिए दोस्तों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम ऑप्शन इसका आप अब तक आपने समझ भी लिया होगा। इन पैरेलल विद द सोर्स ओनली इफ इट इज अ हाई पावर अप्लायंस, इन अ सीरीज विद सोर्स, सम इन सीरीज एंड सम इन पैरेलल विद सोर्स, इन पैरेलल विद द सोर्स। करेक्ट ऑप्शन है इन पैरेलल विद द सोर्स। ठीक है दोस्त, सोर्स के पैरेलल ही हमेशा लगाई जाए। ठीक है, the different electrical appliances in a domestic circuit are connected in parallel. There are many benefits due to which we do such things. If one electrical appliance is stopped working due to some defect, then all other appliances are keep working properly. देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझ मान लीजिए अप्लाइंसेस, अप्लाइंसेस ए, ये बी, ये सी और ये कॉमन सोर्स से सोर्स इस तरह से यूज, इलेक्ट्रिकल सोर्स इस तरह से यहाँ के अंदर एक करंट आ रहा है आई डी, तो टोटल करंट जा रहा है आई। यहाँ आई सी, आई बी, और यहाँ पर आई ए, आई ए। ठीक है, अब यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, लेट सपोज ये वाला बंद हो गया, तो यहाँ पर किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, ये इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, तो ये बाकी अप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क करें। ओके, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच due to which it can be turned off or turned on independently without affecting other appliances. तो दोस्तों अगर बात करें, इसका एक स्विच बना होगा, इस तरह से एक स्विच लगा हुआ है हर अप्लायंसेस, तो जो हम किसी को भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर है? अगर सीरीज में हो, यही अप्लायंसेस अगर सीरीज में हो, अब देखिए यहाँ पर हम ये अप्लायंसेस लेट सपोज कीजिए सीरीज में है, नंबरिंग कर दिए ए बी सी और डी। लेट सपोज कर ए खराब हो गया, दोस्तों यहाँ तो कनेक्शन ब्रेक हो गया है। नाउ दीज कैन नॉट बी ऑपरेटेड, ए बी सी डी कैन नॉट बी ऑपरेटेड। या फिर लेट सपोज इसका मैंने ये यहाँ पर स्विच है, या इसका स्विच यहाँ पर है, इसका स्विच यहाँ पर, इसका स्विच यहाँ पर है, मैंने इसका स्विच अगर ऑफ कर दिया, इफ वी स्विच ऑफ द ए, all will be switched off because current is same,
same path the current is flowing. Okay, that's why we are using filter connection in our home appliances. Okay, each electrical appliance get the same voltage as of the power supply line. अगर इसका आपका 220 वोल्ट है तो इन सभी में 220 वोल्ट होगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट. Okay, the potential difference across each appliance is equal to the supply voltage in a felder. तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर फेल्डर में क्यों यूज करते हैं और सीरीज में क्यों यूज नहीं करते. क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये आप समझ गए तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ बन ही जाता है. इससे पहले भी हमने पैरेलल पे कुछ चीज़ें पिछले वीडियोस में बात की. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए यहाँ क्वेश्चन हम समझते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस अर्थ रेसिस्टेंस. अर्थ रेसिस्टेंस की दोस्तों यहाँ बात की. टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, डेप्थ at which the electrode is embedded, quality of coal, dust and charcoal in the earth electrode pit. दोस्तों अर्थ रेसिस्टेंस क्या होता है आप जानते हैं? ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है सी. ए बी सी डी यानी चारों की वो बात की है. इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है और इस पर डिपेंड करता है. देखिए जब भी कोई हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है तो उस वायर को हम अर्थ प्रोवाइड करते हैं, तब उस बिल्डिंग को हम अर्थिंग देते हैं. द रेसिस्टेंस ऑफ अर्थ इज द रेसिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द अर्थ इलेक्ट्रोड. ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ अर्थ इज द रेसिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अर्थ इलेक्ट्रोड. इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स. द रेसिस्टेंस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस क्या है, यानी आर resistance of earth electrode, the contact resistance between electron and surface, contact resistance. ठीक है, the resistivity of soil between the electrode and earth, resistivity पर डिपेंड करेगा. ठीक है, the electrical conductivity offered by a soil mainly due to the electrolysis, that is the resistivity of the soil is mainly electrolytic in nature. ठीक है, तो concentration of water, salt, NaCl and other chemical component is in the soil largely determines its resistivity. The chemical composition of the soil quality of a coal dust and charcoal in a earth electrode pit. तो केमिकल कंपोजिशन है सॉइल का और इस तरह का क्वालिटी डस्ट है, कोल का डस्ट है वहाँ पे, उसका क्वालिटी क्या है, चारकोल का, वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये क्लिक हम आ गया है आपका. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल पर भी डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है. मॉइस्ट सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर अर्थिंग पर. दोस्तों उसमें हम जनरली आपने देखा होगा पानी भी डालते हैं इसलिए ताकि वो मॉइस्ट रहे. इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू इंसर्ट द अर्थ इलेक्ट्रोड बिलो द ग्राउंड लेवल, इट गेट अ स्टेबल मॉइस्ट इन, ताकि वहां पर, क्योंकि देखिए मिट्टी की जो ऊपर की सरफेस है वो बहुत जनरली ड्राई हो जाती है, लेकिन नीचे जो है वो फिर भी वहां पर मॉइस्चर है. तो इसीलिए जब मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है तो टेम्परेचर ऑफ सॉइल पे हो गया डिपेंड, मॉइस्चर कंटेंट पे हो गया, डेप्थ एट विच इलेक्ट्रोड इज एम्बेडेड ताकि वहाँ पर मॉइस्चर मिलता रहे, और यहाँ पर ये कोल्ड डस्ट की भी बात की गई है. और इसके अलावा भी हमने चीज़ें आपको बता दी है. रेसिस्टेंस ऑफ द अर्थ पर वो डिपेंड करता है. ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड का जो रेसिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. जो कॉन्टेक्ट रेसिस्टेंस है इलेक्ट्रोड का और सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रोड सरफेस और सॉइल के बीच में, उस पर डिपेंड करता है. रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है सॉइल. तो इनके अलावा इन फैक्टर्स पर भी जो मैंने लिखे हैं इन पर भी वो डिपेंड. ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर क्लिक हो गया होगा और आपको यहाँ प्रॉपर समझ आ. ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिख दी है, ज़्यादा डिटेल में
आप कहेंगे कमेंट में कहेंगे तो कमेंट में मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आर का मतलब है द रेसिस्टेंस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड। आरसी का मतलब यहाँ पर द कॉन्टेक्ट रेसिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड सरफेस एंड सॉइल। रो का मतलब रेसिस्टिविटी ऑफ सॉइल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात, आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अ करंट इज मिनिमम फॉर द अल्टरनेटिव। मिनिमम इनमें से किसकी वैल्यू? ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड द मीन वैल्यू आर इक्वल फॉर अल्टरनेटिव। करेक्ट ऑप्शन है मीन वैल्यू। ठीक है, क्यों है मीन वैल्यू? पहले दोस्तों देखिए, अगर आपको अल्टरनेट करंट का बेसिक नहीं पता है, मीन्स पीक वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, तो दोस्तों फिर आप ये क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो बेसिक हमें इन चीज़ों का पता होना। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा बेसिक देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ऑप्शन आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जैसा मार्क है मीन वैल्यू। ठीक है, चलिए देख समझते हैं। पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द करंट that changes its magnitude and polarity at a regular interval of time. Peak value क्या है? The maximum value attained by alternating current during one cycle is called its peak value. इस तरह से आपका अल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो ये जो वैल्यू है ये इसका आपका पीक वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, पोलैरिटी आपकी रेगुलर इंटरवल पर चेंज हो गई और इसको हम डिनोट कर रहे हैं आई नोट्स। ठीक है, आरएमएस की वैल्यू बात करें तो जो आरएमएस वैल्यू इट इज अ स्टेडी करंट विच when flows through a resistor known as resistance for a given period of time, then as a result of the same quantity of heat is produced by the alternating current when flows through the same resistor for the same period of time is called IRMS और इफेक्टिव वैल्यू। देखिए दोस्तों आरएमएस को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं IRMS। इसको लिखते हैं आई नॉट यानी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट। तो ऐसे भी लिख सकते पीक वैल्यू है। ठीक है, डिवाइडेड बाय। क्लियर है? अब मीन वैल्यू समझिए, द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इट्स कॉल्ड मीन वैल्यू। द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिनिमम क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कुछ निकल कर आ रही है, पीक वैल्यू यहाँ पर कुछ निकल कर आ रही है, जो वैल्यू हो गई पीक वैल्यू हो गई, आरएमएस वैल्यू भी कुछ निकल, इसको रूट टू से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक। और यहाँ देखिए मीन वैल्यू की बात करें तो मीन वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आ गई है? जीरो निकल कर आ गई। दोस्तों जीरो से मिनिमम तो यहाँ पर कुछ मुझे महसूस लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए करेक्ट आंसर आपका जीरो हो गया। क्लियर है? मीन वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। देखिए मीन वैल्यू निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज का जो मीन निकलता है, तो अगर आप इसका मीन निकालेंगे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, ये पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारा समझ आ गया। ये आपका हाफ साइकिल हो गया है, ये कंप्लीट वन साइकिल हो गया है। ठीक है, तो 1 अपॉन टाइम आपका ये निकाल दिया है, 1/50 सेकेंड। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज हमारा मैग्नीट्यूड दर्शाया। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट। द आरएमएस वैल्यू इज IRMS ऑफ आई नॉट अपॉन रूट टू। ये आपका, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो, सो द मिनिमम वैल्यू इज। ठीक है, तो होप दोस्तों ये वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि क्या डेफिनेशन है और किस तरह से ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
अब देखिए दोस्तों, द कोफिशिएंट ऑफ अ कपलिंग फैक्टर यूज्ड व्हेन टू कॉइल्स, कपलिंग फैक्टर की बात कर, आर म्यूचुअली कपल्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट, are connected in parallel, are connected with wire, the same value connected with, correct answer is B। दोस्तों म्यूचुअल जो म्यूचुअल कंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस जब वो म्यूचुअली कपल्ड होते हैं तभी कपलिंग फैक्टर आपका रोल में आता है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस से डेफिनेशन से आपके आ गया। अगर आपको पता है कि किस तरह से में इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो आप ये क्वेश्चन आपने देखते ही मार्क इजीली कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी बहुत बेसिक डेफिनेशंस पर क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं हमने इसको किस तरह से देखा। अब देखिए, अगर कपलिंग फैक्टर की बात करें तो कपलिंग जो आपका है वो देखिए इस तरह से हो, ये रिलेशन आपका बनता है K इक्वल टू एम, एम का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस और L1 L2 है आपके सेल्फ इंडक्टेंस, रूट L1 L2। इस तरह से दो कॉइल जो म्यूचुअली आपकी कनेक्टेड, ठीक है, या म्यूचुअली कपल्ड है, आप ऐसा कह। अब देखिए जिसकी जो वैल्यू जनरली होती है 0 से 1 के बीच में, जो कपलिंग फैक्टर है उसको कपलिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अब देखिए अगर k की वैल्यू 0.5 से कम है तो वो लूजली कपल्ड, k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो टाइटली, और k की वैल्यू अगर 1 है तो मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड। तो दोस्तों हो सकता है भविष्य में कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लें, k की वैल्यू है जो कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी 0.5 से कम होकर वो पूछे कि ये किस तरह का कपलिंग है, तो आप कहाँ कहेंगे लूजली कपल्ड। अगर आपसे कहे 0.5 से ज़्यादा है तो आप कहेंगे टाइटली कपल्ड। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बट ये दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस पे ही बने हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो कपलिंग फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L1 और L2 के स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको ये कहेंगे L1। ठीक है, तो इस तरह से आपका हम कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी इस पर कोई आ जाए, ज़रूरी नहीं आए बट आ सकता है, या कुछ और रिलेशनशिप पर क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है, हो सकता है रिलेशनशिप पर आप आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 4 रिलेशन दे दे में से आपसे कोई रिलेशनशिप पूछ ले, या ऐसे ये वाला रिलेशनशिप पूछ ले, इसमें कुछ और पूछ सकता है, कुछ भी या फिर आपको क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले कि यू लूजली कपल्ड पे टाइट कपल्ड और मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड पे क्वेश्चन, या फिर फिगर के फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपको 4 फिगर दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा। क्लियर है? तो सेल्फ इंडक्टेंस में और म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम इतना ही आज पोर्शन ले रहे हैं, और कुछ और कोई क्वेश्चन आएगा या फिर हम कुछ और क्वेश्चन सीरीज में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करेंगे, तब आपको हम मैग्नेटिक इससे कपलिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन वहाँ पर बताएंगे। बट डिपेंड करेगा कि हमें हमारा मोटिवेशन कैसा रहता है और हम कितने आगे वीडियो लेकर आ पाएंगे, तो उसी पर डिपेंड करता है। हम चाहते तो बहुत सारे क्वेश्चन लाना थे और प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों इतना सपोर्ट आपके एंड से नहीं मिला, जितना मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए था उतना हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हमें नहीं मिला। दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा बीच में हमारा कुछ वीडियोस आए भी नहीं है इसी वजह से। तो दोस्तों वही यही है कि मोटिवेशन पर ही डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट दिया जा सकता है, और ये अभी भी आप पर डिपेंड करता है टोटली कि आप कितना हमें मोटिवेशन दे पाते हैं, कितना हमें इनकरेज करते हैं कि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आ पाएँ, ताकि हमें लगे कि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो फ्रूटफुल है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तभी हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम और भी चीज़ें लेकर आ पाते हैं। अभी भी आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो दोस्तों हम और भी बहुत सारा कंटेंट, अभी पूरा एक वीक हमारा 5 से 6 दिन हमारा पड़ा है, में हम बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कितना वीडियो आएगा। ये तो हम नंबर तो नहीं बता पाएंगे बट ठीक है, कोशिश करेंगे जितना वीडियो हम लेकर आ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
in a LC filter, the ripple factor is increase with load current, increases with load resistance, remains constant load, has a lowest value. Correct option is C. Remain constant with the load. का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी वो कहीं भी इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी वो कांस्टेंट है। किसकी बात कर रहा है? एलसी फिल्टर की बात कर। क्या पूछ रहा है? रिपल फैक्टर आपका। देखिए अब कुछ चीजें हम इसमें आगे समझेंगे और जो आपको आने वाले समय में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने दिया है एलसी फिल्टर रिपल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की मैं बात करूँ तो इस तरह से एक एल लगा होगा, एक इंडक्टर मेरा लगा होगा, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगा होगा, और ये मिलकर ये जो पूरा सेक्शन है, ये इतना जो सेक्शन है आपका, ये मेरा एलसी फिल्टर बना रहा है। और ये जो मेरा यहाँ पर लगा है ये है लोड, ये मेरा है लोड रेसिस्टेंस। ओके, ये आपका एलसी फिल्टर हो गया है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बनता है, जो रिपल फैक्टर है वो √2/3 XC बाई XL। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो रिपल फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है लोड रेसिस्टेंस से, यानी कहीं भी वो RL पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं भी वो RL पर डिपेंड नहीं कर रहा। और इसी वजह से दोस्तों क्या है आपका जो आंसर है, इसीलिए लोड करंट पर डिपेंड नहीं। ठीक है, क्योंकि लोड करंट किस पर डिपेंड करेगा? लोड करंट भी किस पर डिपेंड करेगा? लोड करंट भी उसी पर डिपेंड करेगा, पर लोड रेसिस्टेंस। जब लोड रेसिस्टेंस ही रिपल पे है, रिपल फॉर्मूला में कहीं नहीं आ रहा, जब उस रिपल ही उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया है। इसीलिए अगर आप आंसर देखेंगे रिमेन्स कांस्टेंट लिखा है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चीज़ें समझेंगे तभी हमारा कुछ चीज़ें बेटर हो पाएंगी। अब देखिए ये हम लेकर आए हैं इसी में मैंने थोड़ा सा कि अभी तो यहाँ एलसी का पूछा है, केवल वो एल फिल्टर का पूछे, तो एल फिल्टर इस तरह से होता है। वेक्टर फिल्टर फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से बनता है। यहाँ आपका ये लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस, और ये आपका इंडक्टर फिल्टर हो गया। तो इस यहाँ फॉर्मूला होता है RL3√2 ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या समझ आ रहा है? देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फैक्टर। ठीक है, लोड रेसिस्टेंस पर डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एल फिल्टर पूछता तो यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस आपका डिपेंड कर। क्लियर है? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ एलसी के बारे में। अगर ये पूछता तो आप कहते हैं कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, रिपल भी बढ़ेगा, लोड घट रहा है तो मेरा रिपल भी घटेगा। क्लियर है? अब देखिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं और भी चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं सी फिल्टर के बारे में। अब देखिए सी फिल्टर में ये हमने इस तरह से सी फिल्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में फिल्टर लग, और यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के केस में सी फिल्टर आपका लग गया। ठीक है, एफ नॉट यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला क्या बना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? 1/2√3 FC। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? किसी और देखिए यहाँ पर मुझे ये समझ आया कि सी फिल्टर के केस में, सी फिल्टर के केस में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। क्लियर है मेरा? जितना मेरा लोड ज़्यादा होगा उतना मेरा रिपल वहाँ पर कम बनने वाला। क्लियर है? क्लियर है? और यहाँ पर देखिए सी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये एल के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों जब हम बेसिक फार्मूला याद रखते हैं तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन उस पर बनता है तब आप समझ सकते हैं कि आप इजीली कर सकते हैं। आर एल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मेरा एल की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ये वाला फिल्टर सेक्शन आर एल सी बहुत डिटेल में कवर करें, दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इसके लिए सेपरेट प्रॉपर वीडियो लेकर आए।
जिसमें आपको हम रिपल के जो वेव फॉर्म्स हैं वो भी दिखा देंगे। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पढ़ाने को बहुत कुछ है, पर एक ही वीडियो में देखा जाए तो बहुत लंबा समय खींच सकता है, बहुत सारा पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। आपका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा मोटा नहीं है, वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, बट सब मोटिवेशन पर डिपेंड करता है कि कितना मोटिवेशन है, उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन में इतना ही पोर्शन लेंगे। एलसी फिल्टर का कुछ पोर्शन हमने आपको समझा दिया है, इसी तरह से एल फिल्टर का, और इसी तरह से हम आर फिल्टर। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो यहाँ पर कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जाने से पहले। देखिए क्वेश्चन है, सर्ज एब्जॉर्ब्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा जो सर्ज एब्जॉर्बर्स हैं वो क्या है। अगर यही नहीं पता है तो दोस्तों फिर कोई मतलब नहीं बनता है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आर हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशंस, लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी। करेक्ट ऑप्शन सी है। अब देखिए, अ सर्ज absorber is a device to protect electrical equipment from overvoltage transients caused by external like lightning or internal like switching event। तो दो तरह से ट्रांजिएंट्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से और इंटरनल। क्लियर है? सर्ज एब्जॉर्बर्स रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ वेव फ्रंट ऑफ अ सर्ज। Surge absorbers are used for protection against low voltage, high frequency oscillation. Clear है? Surge arresters are not generally designed to protect against the direct lightning strike to a conductor, but rather against electrical transients resulting from lightning strikes occurring in the vicinity of। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन, ये वाली बात आपको समझ आई होगी, समझ आया। सर्ज एब्जॉर्बर दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि आप लिख भी सकें। देखिए मैं आपको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर क्वेश्चन में चीज़ें थोड़ा बहुत लिखूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 90s में, आप अगर अपने हाथ से लिखते तो बेटर होता। ठीक है, इस तरह का कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्ज एब्जॉर्बर इज अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स caused by external means like lightning, or internal like switching events। Surge absorbers reduce the steepness of wave front of a surge। जो सर्ज का जो भी स्टीपनेस होगा, जो वेव फ्रंट उसका बनेगा, उसको वो रिड्यूस कर देगा। का मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होने वाला था वो बहुत लो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? सर्ज एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर? यानी वोल्टेज उनका लो है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई। क्लियर है? तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आया होगा, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरह की चीज़ें हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे, बट आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम रखेंगे पोर्शन, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे आगे का पोर्शन हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, या अगले जो वीडियोस हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के आएंगे उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए आपसे यही कहना है कि आप पढ़ते रहिए, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी का बेनिफिट उठा सकें और एंजॉय कर सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें।
दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।